Hello friends, welcome to the UPSC teacher. This is my new channel. So kindly like, share and subscribe if you like the video. And this is the class for PT 365 environment. तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें। फिर उसके बाद क्या होगा कि जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा एक तरीके से नॉलेज मिलती जाएगी और थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है और फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है कि बायो में कितनी हमारी डाइवर्सिटी है, एक तरीके से उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पेसीज़ है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें रेड लिस्ट एंड थ्रेटेंड स्पेसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो IUCN ने अपडेट किया हुआ है रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पेसीज़ को। ठीक है, IUCN बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये क्या करती है, रेड लिस्ट निकालती है, बुक पब्लिश करती है। उसमें भी जो भी हमारे एनिमल हैं, ठीक है, इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। अगर कोई रिस्क पे है तो उसके लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखते हैं, ठीक है, या अगर कोई एक्सटिंक्ट हो गया है, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट है तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, और अगर कोई एक्सटिंक्ट हमेशा के लिए हो गया तो एक्सटिंक्ट। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, नियरली थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न एंड डेटा डिफिशिएंट, नॉट इवेलुएटेड। ठीक है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर डेटा डिफिशिएंट है तो मतलब कि हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिस्ट कंसर्न है तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन स्टेबल है, बट यही है कि अनलाइकली टू फेक, ठीक, अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, नियर फ्यूचर में मतलब कि एक्सटेंशन उसका हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये लिस्ट कंसर्न में आती है। नियरली थ्रेटेंड के बारे में बात करेंगे कि क्लोज या लाइकली टू क्वालिफाई ए थ्रेटेंड स्पेसीज, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं वल्नरेबल के बारे में तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन की तरफ है। इंडेंजर्ड मतलब कि वेरी हाई रिस्क, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब ये हो गया कि वो केवल कैप्टिविटी में सर्वाइव है, वाइल्ड में क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होगा कि कोई भी रीजनेबल या कोई भी हमारे पास एक तरीके से डाउट नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे कि क्या हो गया, हमारा एक डोडो करके एक हमारा जो बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो कुछ स्पेसीज़ के बारे में इन्होंने एक तरीके से स्टेटस चेंज किया हुआ है। जैसे स्पेसीज़ को इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला है हमारा ला गोमेरा जायंट लेजर्ड, ये इंडेंजर्ड स्पेसीज़ में है। ठीक है, पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, तो एक तरीके से थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। कहाँ पाया जाता है, कैनरी आइलैंड स्पेन में है, स्पेन में। ठीक है, कैपियापोआ कोपियापोआ कैक्टाई, ठीक है, कैक्टाई है ये। 82% ऑफ द स्पेसीज जो है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे है। ये कहाँ मिलता है, हमारा चिले में मिलता है। ठीक है, एक और लेजर्ट है ग्रैंड कैनेरिया। कैनेरी से मतलब क्या हो गया, हमारा एक तरीके से कैनरी आइलैंड स्पेन। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज में है। ग्रैंड कैनेरिया स्कंक, स्कंक एक तरीके से ये भी है, ये किस में है, इंडेंजर्ड में है। ठीक है, पहले लिस्ट कंसर्न में एक तरीके से ये जो लेजर्ड था कैनेरिया, ग्रैंड कैनेरिया जायंट लेजर्ड, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आया हुआ है, पहले लिस्ट कंसर्न में था। और स्कंक जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है, ये भी स्पेन में हमारा है। लिब्जा वॉल लेजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड, पहले नियरली थ्रेटेंड में था। ठीक है, ये भी स्पेन में है। बॉर्नियन एलिफेंट के बारे में इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है। बोर्नियो और सुमात्रा के आइलैंड में जो एलिफेंट मिलते हैं उसके बारे में बात की हुई है। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कंजर्वेशन, ठीक है, SFTLC, उसके बारे में बात कर रहा है। किसको किसने होस्ट किया है, भूटान के गवर्नमेंट ने एक तरीके से इसको होस्ट किया है, जिसको कि टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन ने एक तरीके से क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो अब इनका देखो क्या है, इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम बहुत ज़्यादा इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या 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 चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वही टाइगर के पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, ये पारो स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप कितना इनको मोबिलाइज़ करना है, $1 बिलियन एक तरीके से बाई 2034 तक एक तरीके से $1 बिलियन को मोबिलाइज़ करना है टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके मेंबर क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए कौन कौन से मेंबर है हमारे। तो IUCN है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च इन SFTLC, ठीक है, क्या क्या है, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, जो कि कोई UNDP प्रेजेंट करता है।
और टाइगर बॉन्ड है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्या निकालते हैं, बॉन्ड निकालते हैं, जिसको प्राइवेट सेक्टर अगर खरीदेगा तो इनको पैसा मिलेगा। इंडियन टाइगर के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडियन टाइगर, ठीक है, जिसको कि रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में भी करते हैं। ये कि रेंज कंट्री कौन कौन सी है, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम है। इंडिया में ये कहाँ पे मिलते हैं, तो इंडिया में ये कहाँ पे मिलते हैं, सिवोलिक गैंगेटिक रेंज में मिलते हैं, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में भी मिलते हैं और सुंदरबन में मिलते हैं। मैक्सिमम हमारा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कर्नाटका आता है और उत्तराखंड आता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। फ्लैगशिप स्पीसीज़ का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी स्पीसीज़ है अगर इसके पॉपुलेशन को देख के बाकी और स्पीसीज़ के भी पॉपुलेशन को हम एक तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज़, ठीक है, अम्ब्रेला स्पीसीज उसी में आ जाता है। फ्लैगशिप स्पीसीज़ का मतलब हो गया एक तरीके से, अम्ब्रेला स्पीसीज़ का मतलब अगर टाइगर के कंजर्वेशन का हम लोग ध्यान देंगे तो बाकी और का भी कंजर्वेशन एक तरीके से हो जाएगा। सॉलिटरी मोस्ट, ठीक है, ये हमें ये कैसे रहते हैं, सॉलिटरी में रहते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं और टेरिटोरियल एनिमल है, ठीक है। अब 2 to 7 फीमेल के साथ ये रह सकता है, ठीक है। टाइगर स्ट्राइप एक तरीके से क्या है, एक यूनिक पैटर्न जिसको कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह जो दिखता है। थ्रेट यही है, किसकी क्या क्या थ्रेट है, तो ये पता ही है, थ्रेट आएगा तो आप लिख दोगे। कौन कौन से कंजर्वेशन इफर्ट एक तरीके से लगाए गए हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर है, NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और जिसको कि अमेंड किया गया था 2006 में, किसके लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक तरीके से। टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, और क्या क्या है, स्ट्राइप हो गया, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव हो गया जिसको कि वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव है, ग्लोबल टाइगर फोरम इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एंड कुछ अदर भी होते हैं जैसे कैट्स हो गया, ठीक है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, टाइगर अलाइव इनिशिएटिव। ये कुछ कंजर्वेशन के लिए एफर्ट हैं जिसको कि आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2022 में हर एक स्पीसीज़, ठीक है, जो साइट्स के अंतर्गत है उनको शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत एक तरीके से लिस्ट कर दिया गया है। ये नोट में आपको लिखना है। टाइगर लैंडस्केप का मतलब यही है कि वो कितने लैंडस्केप में एक तरीके से रहते हैं। तो ये 8% ऑफ द जो टोटल एक तरीके से लैंड का एरिया है ऑक्यूपाई करते हैं। इंडिया में कहाँ पे हैं, तो ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है कि इंडिया को मेंबर बनना है किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जिसको कि साइन भी करना है और रेटिफाई भी करना है, ठीक है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को किसने लॉन्च किया, इंडिया ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर 2023 में लॉन्च किया था। और कौन कौन से, निकारागुआ, एस्वाटिनी एंड सोमालिया, ठीक है, इनने भी इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में। देखो एम क्या है ये आप बता लोगे, ठीक है। इंडिया के पास सभी टाइगर हैं, प्यूमा और जगुआर सब कुछ है। मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन, ठीक है, ये है जिसमें कि 95 बिग कैट रेंज कंट्री इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। सभी UN के मेंबर एलिजिबल हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, IBCA का मेंबर बनने के लिए। और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंसेंट किया है कि वो इसका पार्टनर बनेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। टोटल 150 करोड़ रुपए का एक तरीके से क्या किया गया है, 5 साल के लिए 2023-24 से 2027-28 तक सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। अगर IUCN के स्टेटस के बारे में बात करते हैं बिग कैट्स की, तो टाइगर हमारा इंडेंजर्ड में आता है। वल्नरेबल में क्या क्या है, लॉयन है, चीता है, स्नो लेपर्ड है और लियोपार्ड है। नियरली थ्रेटेंड में जगुआर आता है, लिस्ट कंसर्न में प्यूमा आता है, ठीक है। सभी इंडिया में जो 5 बिग कैट मिलते हैं, टाइगर, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड और लियोपार्ड, ये सब क्या है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट के अपेंडिक्स में एक तरीके से लिस्टेड है। एलिफेंट का सेंसस हुआ है 2023 का आया है, ठीक है। इसको सिंक्रोनाइज़ किया गया हुआ है, किसने सिंक्रोनाइज़ किया है, साउदर्न स्टेट ने सिंक्रोनाइज़ किया है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एक तरीके से 6000 से ज़्यादा एलिफेंट मिलते हैं, ठीक है। हाई डेथ रेट इनमें 40% ऑफ द जो जुवेनाइल एलिफेंट हैं 10 या उससे साल के पहले वो मर जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से किसकी वजह से मरे हुए हैं, तो एलिफेंट इंडोथीलियोट्रॉपिक हर्पी वायरसेस की वजह से एक तरीके से इनका डेथ हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इंडिया एलिफेंट के बारे में जानते हैं, तो इसका जो स्टेटस है एक तरीके से क्या है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। IUCN स्टेटस एक तरीके से क्या है, इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स में किस में रखा गया, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। कहाँ रहते हैं ये, सेंट्रल और साउदर्न वेस्टर्न घाट में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया इसमें रहते हैं, ठीक है। इंडिया में 60% से ज़्यादा वर्ल्ड का एलिफेंट का पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में। कुम्की एलिफेंट क्या होते हैं, एक तरीके से UPSC में पूछा गया, इस वजह से इन्होंने लिखा हुआ है। टर्म यूज्ड इन इंडिया फॉर कैप्टिव एशियन
कैप्टिव एशियन एलिफेंट, ठीक है। कुम्की का मतलब क्या हो गया, जो कैप्टिव एशियन एलिफेंट को एक तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है किसके लिए, ट्रैप करने के लिए, वाइल्ड एलिफेंट अगर कोई हो जाता है तो उसको ट्रैप करने के लिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये 3 सब स्पीसीज ऑफ एलियंस हैं, जिसमें कि सुमात्रा, श्रीलंकन एलिफेंट, ठीक है। लाइफ स्पेन पहला तो एक एशियन एलिफेंट हो गया एक तरीके से जो इंडिया का एलिफेंट है, दूसरा सुमात्रा एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट। 60 से 70 साल तक ये जीते हैं। जेस्टेशन पीरियड 20 से 22 मंथ का होता है। और इनका जो लीडर का ग्रुप ऑफ द लीडर कौन होता है एलिफेंट का, तो फीमेल होती है एक। थ्रेट इनके क्या क्या है ये आप बता लोगे, ठीक है, पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन, क्या क्या डिफरेंस है इंडियन और एशियन एलिफेंट में, ठीक है। तो एक तरीके से इंडियन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड है, सवाना एलिफेंट का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है किसमें, अफ्रीका में बात हो रही है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और बात करते हैं हम लोग, साइज़ इनका स्मॉलर होता है, इनका साइज़ लार्जर होता है, ठीक है। स्मॉलर, इनके कान छोटे होते हैं, इनके कान जो होते हैं वो बड़े होते हैं। स्मूथर स्किन होती है इनके स्किन पे। अफ्रीकन के स्किन पे क्या होता है, रिंकल ज़्यादा होता है। यहाँ पे सिंगल डोम शेप होता है। सिंगल डोम का शेप का मतलब ये एक तरीके से जो हेड का शेप है, फोर हेड है, ठीक है। तो इंडियन एलिफेंट में अगर हम लोग देखेंगे, ये जैसे मान लो एलिफेंट है तो यहाँ पे डबल डोम बना होता है, ठीक है। एशियन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, जबकि उसमें क्या होता है, सिंगल डोम होता है अफ्रीकन में। टस्क यहाँ पे केवल मेल एशियन एलिफेंट में भी होता है, केवल ओनली सब मेल, ठीक है। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। एशियन में जो टस्क होता है वो फीमेल में अब्सेंट होता है। राइनो रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, स्टेटस ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने रिलीज़ किया हुआ है इस रिपोर्ट को। IRF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन को पहले इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन 1991 में बोला जाता था। जो ये क्या करते थे, डेडिकेट किया था इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड राइनो स्पेसीज़ के बारे में ये करते थे। सभी 5 स्पेसीज़ को मिला के अभी तक टोटल 28,000 राइनो जो हैं वर्ल्ड में लेफ्ट हैं, ठीक है। राइनो पोचिंग इन अफ्रीका को कितना 4% इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पूछता नहीं है। द नंबर ऑफ़ वाइट राइनो इंक्रीज़ हुए हैं, बट वन हॉर्न राइनो जो इंडियन राइनो है वो अभी तक क्या है, सेम ही है, जबकि वाइट राइनो जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। अगर राइनो के स्पेसीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइनो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो टोटल देयर आर कितने हैं, तो हैं 5 स्पेसीज़ ऑफ द राइनो, जिसमें कि 2 अफ्रीकन है और 3 एशियन है। अफ्रीकन में कौन है, वाइट राइनो और ब्लैक राइनो है। एशियन में इंडियन, सुमात्रन और जावन राइनो है। राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में आया था इंडियन राइनो कंजर्व करने के लिए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो, ये भी 2019 में आया था। इंडियन राइनो विजन 2020 आया था। यहाँ पे भी डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं अफ्रीकन राइनो एशियन राइनो में। वाइट राइनो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है एलिफेंट के बाद। इंडियन राइनो लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीसीज़ का है। अगर हम लोग अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, तो लेस आर्मर रुक होता है, ठीक है। अग्रेसिव ये ज़्यादा होते हैं, इनमें 2 हॉर्न होते हैं, जबकि सुमात्रा हाइनो में 2 हॉर्न होते हैं, यहाँ पे 1 हॉर्न होते हैं, ठीक है। इनका आर्मर लुक एक तरीके से ज़्यादा होता है, ये कम अग्रेसिव होते हैं। ये पुअर स्विमर होते हैं, जबकि ये गुड स्विमर होते हैं। एशियन जो गुड स्विमर होते हैं, फाइट देयर हॉर्न, ठीक है, फाइट विद देयर बॉटम टीथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें UPSC पूछ सकती है, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ के जाना है। फ्री लो टू द ग्राउंड, ग्रेज ऑन द टाल ग्रास श्रब एंड द लीव्स। ये फीड कहाँ पे करते हैं, लो टू द ग्राउंड। हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, तो ग्रासलैंड, सवाना, श्रबलैंड और डेजर्ट में ये रहते हैं। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, इन सब में करते हैं। वाइट राइनो के अगर स्टेटस के बात में करके नियरली थ्रेटेंड है, जबकि ब्लैक राइनो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमात्रन जावन राइनो भी ये भी क्या है, एक तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का तो पढ़ना ही है, वल्नरेबल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है, क्या किया, अप्रूव किया फंड फॉर द नेक्स्ट फेज 2024 से 2029 तक बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत एक तरीके से। अब बस्टर्ड रिकवरी की, बस्टर्ड में सबसे पहले कौन कौन सी स्पीसीज़ कवर किए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है, ठीक है, और एक हमारा बंगाली फ्लोरिकन है, मैक्वीन बस्टर्ड है। तो इसमें एक तरीके से क्या हो गया, बस्टर्ड स्पीसीज़ में 2 ऑफ द 4 बस्टर्ड स्पीसीज़ एक तरीके से कौन कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन है। बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो इसको सबसे पहले 2013 में इनिशिएट किया गया था, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। और बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट पहले था एक तरीके से।
2016 में बस्टर रिकवरी प्रोजेक्ट एक तरीके से बन गया। अब 2023 तक एक तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। कौन इम्प्लीमेंट करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। फंडिंग एजेंसी कौन कौन सी है? तो कैंपा है एक तरीके से, अथॉरिटी है। पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि यहीं पे ये पाया जाता है, राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में ही पाया जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वही कि इनको ब्रीडिंग को एक तरीके से बढ़ाना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लोगे। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दैट आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आप चूज़ कर सकते हो। कोलैबोरेटिंग एजेंसी का बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको कि 1883 में एक तरीके से इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था। और कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबारा कंजर्वेशन, कॉर्बेट फाउंडेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेसर फ्लोरिकन के बारे में जानते हैं तो ये स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली का है। ठीक है, अगर इसके स्टेटस के बारे में पता करते हैं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है। ठीक है, और लेसर फ्लोरिकन ये है। हैबिटेट राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और एक आंध्र प्रदेश में भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थ्रेट क्या क्या है? वही है कि पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, मिसमैनेजमेंट ऑफ द एग्रो ग्रासलैंड हो रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानते हैं तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, कहाँ पे है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। कुछ स्मॉल अमाउंट महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। कंजर्वेशन इफर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो डेजर्ट नेशनल पार्क, नलिया ग्रासलैंड, ठीक है, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक तरीके से उनको बनाया गया है एक तरीके से इनके कंजर्वेशन के लिए। ब्रीडिंग सेंटर एक तरीके से बनाया गया है राजस्थान में, गस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जो कि जैसलमेर में है, और ट्रेनिंग भी दी जा रही है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए जो भी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको। ठीक है, कहाँ पे? नार्क अबू धाबी में। थ्रेट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एग्रो ग्रासलैंड ओमनीवोरस बर्ड लैकिंग फ्रंटल विजन। ठीक है, मेल हैव गुलर पाउच। ठीक है, टू फिल एयर एंड एक्सेल विथ हमिंग साउंड। ठीक है, अट्रैक्ट फीमेल, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक हमिंग साउंड निकालते हैं। तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा कौन सा पक्षी है, तो ये थोड़ा सा कौन सा बर्ड है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मेल प्ले नो रोल इन इंक्यूबेशन एंड केयर ऑफ द यंग। ठीक है, तो ये आदमी को यहाँ पे एक तरीके से कोई रोल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रिलेटेड न्यूज़ एक देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है पावर लाइन पे। ठीक है, क्या बैन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जो उनका ऑर्डर था उसको मॉडिफाई किया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग ऑफ द ओवरहो ट्रांसमिशन ऑफ द लाइन। जजमेंट इन्होंने दिया है कि ये रिमूव द ब्लैंकेट डायरेक्शन अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज के तार को पास करने के लिए एक तरीके से उन्होंने एक तरीके से रिमूव कर दिया है। और एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि भाई देखो कहाँ से पावर लाइन पास कर सकती है, उसको आप जो है पता करिए। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने 50 ईयर अपने पूरे कर लिए हैं। इंडिया ने लॉन्च किया था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे? उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क में। कब? 1975 में एक तरीके से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की असिस्टेंट से। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में अगर हम लोग करें तो ये एक रामसर साइट है जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन के बाद सबसे ज़्यादा काम मिलते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम भितरकनिका में मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल इट इज़ असेंशियल नेटवर्क फॉर क्रीक एंड कैनाल्स। ठीक है, क्रीक एंड कैनाल्स के लिए एक एसेंशियल नेटवर्क है। कौन कौन सी रिवर से वाटर आते हैं? तो ब्राह्मणी से आते हैं, बैतरनी से आते हैं, धर्मा से आते हैं और पटसाला से आते हैं। ठीक है, देखो ब्राह्मणी और बैतरनी ये तो लोगों को याद रहता है। धमरा एंड पटसाला ये भी याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको रिवर पता होनी चाहिए। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का लार्जेस्ट कंग्रेगेशन यहीं पे होता है। ठीक है, और मंडल लिजार्ड पाइथन हाइना भी सब यहीं पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज़ ऑफ द वर्टिब्रेट क्लास लेप्टिलिया का है। हैबिटेट इनका है केवल एक सॉल्ट वाटर को छोड़ के बाकी जो क्रोकोडाइल होते हैं वो मेनली कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर स्वैम्प या लेक रिवर में रहते हैं। बिहेवियर इनका यही है, नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट करते हैं कि कुछ लिमिटेड डिग्री तक ही। घड़ियाल के बारे में बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं IUCN स्टेटस में, साइट्स में 1 में और शेड्यूल 1 में आते हैं, WPA 1972 में। हैबिटेट वही चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक। ठीक है, तो कमेंट में बताइए गिरवा किसकी ट्राइब्यूटरी है?
कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, घड़ियाल जो है एक तरीके से बल्कुस नॉब, ये जो नॉब होती है मछली को खाता है ये प्राइमरीली। फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, तो एक जो ये फंगाई फाउंडेशन ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी ने पीपल को ये अर्ज किया है कि फंगा का वर्ड को उन्हें यूज़ करना है, जब फ्लोरा और फौना का जहाँ पे मेंशन है तो वहाँ पे क्या यूज़ करो, फंगा का यूज़ करो, ठीक है, एट द पार्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर हम फंगाई के बारे में बात करते हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई किसी भी एक प्लेस पे उसको ये रिफ़र करती है। फंगाई क्या है, एक जो हमारे टोटल 5 किंगडम है उसमें एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको कि R.H. विटिकर ने एक तरीके से दिया हुआ था। डाइवर्सिटी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक रीजन, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक सब जगह ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल वॉल विद चिटीन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है यूपीएससी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें सेल वॉल मिलता है चिटीन के साथ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रोपिक होता है, बेसिकली सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होते हैं। और बॉडी मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, ऐसा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिग्निफिकेंस क्या है ये, तो माइकोरिजल, ठीक है, एक तरीके से म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ द प्लांट, उससे ट्री ग्रोथ के लिए, ठीक है। कार्बन रिजर्वायर ये होते हैं एक तरीके से। डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये तो पता ही है। माइक्रो रिमीडिएशन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द कंटामिनेटेड सच एज प्लास्टिक को एक तरीके से ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फोकस करते हैं, तो IUCN है, ग्लोबल फंगर रेड लिस्ट है, और चिले इज़ द ओनली कंट्री टू कंसिडर फंगाई एज अ लॉ फॉर द कंजर्वेशन, तो चिले केवल एक ही कंट्री है। अगर हम लोग बात करते हैं किसके, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, 3F, फ्लोरा फौना फंगा के बारे में, तो किंगडम के बारे में बात करें तो ये प्लांटी, फौना एलिमिनिया में आता है, एनिमेलिया में आता है, और ये फंगाई में आता है, फंगा, ठीक है। फ्लोरा किस में आता है, प्लांटी में आता है। एग्जाम्पल है एल्गी है, फ्लावर है, ट्री है। इस फंगाई में क्या एग्जाम्पल है, मशरूम, मोल्ड और यीस्ट है। इसमें इंसेक्ट, एनिमल में तो कुछ भी आ जाएगा जो भी है। रिप्रोड्यूस टू थ्री सीड स्पोर्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये कैसे, स्पोर्स एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन से एक तरीके से ये करते हैं, सेक्चुअल असेक्चुअल दोनों करते हैं एनिमेलिया। इकोसिस्टम प्राइमरीली प्रोड्यूसर होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, ये कंज्यूमर, प्रे और प्रेडेटर सब होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द कंट्री कोलंबिया अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने रखा है। टोटल अगर हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो 759 साइट्स एक तरीके से हो गई हैं 136 कंट्री में। अगर मैप प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या है, इसको 1971 में लॉन्च किया गया था इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के अंतर्गत। इन्होंने स्टेबलाइज किया था एक साइंटिफिक बेसिस फॉर इनहेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन्वायरमेंट। इंडिया में टोटल 18 है जिसमें कि 12 मैप के अंतर्गत आती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को एक तरीके से सबसे पहला जिसको कि ये रिकॉग्नाइज किया गया था इसके अंतर्गत, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, इन सितु कंजर्वेशन है, ठीक है। डाइवर्स और नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप, टेरेस्टोरियल, कोस्टल, ये सब उसमें कंसिडर किया जाता है। इसमें बेसिकली 3 जोन होते हैं। कौन कौन सा जोन होता है हमारा, कोर जोन हो गया, ठीक है, कौन कौन सा हो गया हमारा, कोर जोन हो गया, और कोर जोन होता है हमारा, बफर जोन होता है, और ट्रांसमिशन एरिया होती है। तो कम्युनिटी फॉस्टर सोशली, कल्चरली, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक्टिविटी ट्रांजिशन में एक तरीके से देखो, ये कोर हो गया, ये बफर हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो कोर जोन में एक तरीके से कुछ भी अलाउड नहीं होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। और ये जैसे कोई भी इकोलॉजिकल प्रैक्टिस जो हमारा क्या होता है, साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, वो सब एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च काइंड ऑफ, और यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिटी को सोशली और कल्चरली फॉस्टर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल कुछ एक्टिविटी होती है तो उसको ये करने दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मैप बना के अच्छे से दिया हुआ है। इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो सुंदरबन है और गल्फ ऑफ मन्नार है, ये रामसर साइड भी है, मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत एक तरीके से आता भी है, रामसर साइड भी है, ठीक है। और सुंदरबन जो है एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एक तरीके से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व दिखे हुए हैं जिसमें कि मैप के अंतर्गत 12 हैं,
ठीक है। तो ये सब एक बार आप लोग देख लेना क्या क्या है, ठीक है, एक पेज पे, ये आपको याद होना चाहिए। इको सेंसिटिव एरिया के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेसिकली कस्तूरी रंजन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने इको सेंसिटिव एरिया में, ठीक है। क्योंकि कस्तूरी रंजन रिपोर्ट ने क्या बोला था कि 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट का टोटल जो 37% ऑफ द एरिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, इको सेंसिटिव एरिया इसको बना दिया। इको सेंसिटिव एरिया का मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि इधर मैक्सिमम एक तरीके से प्रोहिबिशन लग जाएगा, ठीक है, प्रोहिबिट कर देंगे मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे काम करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को वहाँ पे पसंद नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें कि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे आई थी, कर्नाटका में आई थी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आई थी। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, एक तरीके से वो जोन होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स हैविंग इनकम्पैरेबल वैल्यू रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन फॉर देयर कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए क्योंकि इनका जो लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और हिस्टोरिकली नेचुरली वैल्यू की वजह से। अगर हम बात करते हैं तो कौन नोटिफाई करता है इसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एक तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कौन सा हमारा इको सेंसिटिव जोन या एरिया में आता है। पर्पस ऑफ द बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करना है। एक शॉक बैरियर की तरह ये काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्वर की तरह एक तरीके से काम करते हैं ये, ठीक है। और ये ट्रांजिशन जोन की तरह भी काम करते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया इन्वॉल्विंग ग्लेशियर प्रोटेक्शन, ठीक है। कहीं पे हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, कहीं पे ग्लेशियर प्रोटेक्शन है, उसके बीच में एक तरीके से क्या काम करते हैं, ट्रांजिशन जोन का काम करते हैं। गाइडलाइन बेसिकली क्या है, क्या क्या है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड। प्रोहिबिटेड में क्या क्या आता है कि कोई भी कॉमर्शियल माइनिंग, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री जो कि पॉल्यूशन कॉज कर रहा है उसको आप नहीं सेट कर सकते हैं, तो प्रोहिबिशन हो जाएगा। कोई भी ट्री यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होटल या रिजॉर्ट, इस ये रेगुलेशन में आएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा, बार बार इनको चेक किया जाएगा। क्या क्या परमिटेड होता है, कोई भी एग्रीकल्चर अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहा है या हॉर्टिकल्चर, ठीक है, लोकल कम्युनिटी प्रैक्टिस करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो उनको आपको क्या है, परमिट दिया गया। वेस्टर्न घाट के फीचर में अगर फीचर के बारे में बात करें तो 3 घाट होती है, पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट यहाँ से पास होती है। एलिवेशन बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ से साउथ से एलिवेशन इनका बढ़ता है, मतलब यहाँ पे छोटे पहाड़ रहेंगे, इधर ज़्यादा बड़े पहाड़ रहेंगे। हाइट के बारे में बात हो रही है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक कहाँ पे है, नईमुड़ी में है, ठीक है। फॉरेस्ट यहाँ पे बेसिकली एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस, 4 काइंड ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। मिनरल आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, आयरन यहीं पे मिलता है, मैग्नीशियम और बॉक्साइड के ओर यहाँ पे मिलते हैं। अदर की इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रीजनल नेम इसका क्या क्या है, सह्याद्री जो महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है, नीलगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु बोलते हैं, अन्नामलाई और कार्डामाम केरला और तमिलनाडु बोलते हैं, ठीक है। हॉटेस्ट 8 वर्ल्ड के 8 जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है उसमें ये एक तरीके से आता है। टोटल 6% ऑफ द लैंड एरिया इंडिया में कवर करता है, जिसमें कि 30% ऑफ द प्लांट स्पेसीज़, हर्पेटोफोना, बर्ड्स, मैमल्स स्पेसीज़, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 2012 में डिक्लेयर किया गया था। और इंडेमिक स्पेसीज़ यहाँ नीलगिरी ताहर और लायन टेल मकाक एक तरीके से यहाँ पे क्या है, इंडेमिक स्पेसीज़ है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या क्या स्टेप दिया गया हो, तो वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट पैनल कमेटी एक तरीके से बनाई गई थी, ठीक है, 2011 में, जिसको कि महादेव गडगिल कमेटी एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, माधव गडगिल कमेटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखो, माधव गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी, ये किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कितने जोन में डिवाइडेड है, तो जोन 1 में है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, जोन 2 में हाईली सेंसिटिव, जोन 3 में मॉडरेट सेंसिटिव। हाई लेवल ऑफ द वर्किंग ग्रुप यहाँ पे डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने एक तरीके से बना था, ठीक है। 6th इटरेशन ऑफ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो 6 बार एक तरीके से नोटिफिकेशन को ड्राफ्ट किया गया है। ब्रह्मगिरी हिल्स केस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से क्या पूछा है, फाइनलाइज करना है डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग वेस्टर्न घाट एज इको सेंसिटिव जोन। अदर रिलेटेड न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है, ब्लू प्लैनेट प्राइज़ को वॉन किया हुआ है, जो कि एनुअली जापान बेस्ड अशाई ग्रीन फाउंडेशन एक तरीके से इनको देती है। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको पनामा सिटी 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूएन बॉडी नहीं है, सेक्रेटेरिएट मॉन जर्मनी में है,
बस। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है, इसके बारे में है। तो यूनियन कैबिनेट ने एक तरीके से इसके कंटिन्यूएशन का अप्रूव कर दिया हुआ है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। प्रोटेक्टेड एरिया को ये एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया को भी एक तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। अभी तक टोटल 22 स्पेसीज़ को इनके रिकवरी प्रोग्राम में एक तरीके से क्या किया गया है, सेव करने के लिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज़ और उनके हैबिटेट को सेव करने के लिए इसमें बनाया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया हमारा, एक तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को एक तरीके से इनको इंटीग्रेट होकर डेवलप करना है। पीपल रजिस्टर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। थजहाकारा पंचायत केरला में पब्लिश किया है अपना पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, एक तरीके से पब्लिश किया है। इसको स्टेटूटरी रिकॉग्निशन मिली हुई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, उसके अंतर्गत इन्होंने प्रपोज किया है, डॉक्यूमेंट और सेफगार्ड किया है बायोडाइवर्सिटी और एसोसिएटेड नॉलेज को। अगर इंफॉर्मेशन क्या है कि ये अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स, ठीक है, जिसके मेडिसिनल वैल्यू इन सब चीज़ से रिलेटेड। तो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बेसिकली क्या है कि वहाँ के लोगों ने मिलके एक तरीके से क्या किया है, इस रजिस्टर को बनाया है, जिसमें इन्होंने अपना नॉलेज जैसे मेडिसिनल वैल्यू या कोई भी लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स है उन सब के बारे में कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो ये सब इन्होंने इस रजिस्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से और बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो याले सेंटर ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ने रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये रैंक देता है, एस्टोनिया ने टॉप किया है, इंडिया की जो रैंक है 176 है, बट इतना ही पढ़ना है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज ने इंडिया को 176 मिला है। कैमल को क्या है, एक तरीके से इंटरनेशनल यूनियन 2024 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड को डिक्लेयर किया इन्होंने। कैमल एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। ड्रोमेडेरी अरेबियन कैमल जिसमें कि सिंगल हम्प होता है, और बैक्टीरियन में क्या होता है, डबल हम्प होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या सिंगल हम्प है, कहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे एक हम्प यहाँ पे, एक हम्प यहाँ पे, दो हम्प उस पे होते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरियन में आते हैं एक तरीके से। हॉट क्लाइमेट को एक तरीके से क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये राजस्थान का कैपिटल है। खराई कैमल कहाँ पे मिलता है हमारा, एक तरीके से कच्छ गुजरात में मिलता है, जो कि मैंग्रोव को खाता है और 3 किलोमीटर एट अ टाइम एक तरीके से स्विम भी कर सकता है। बैक्टीरियन कैमल हमारे नुब्रा वैली ऑफ द लद्दाख में मिलते हैं। डोमरेडेरीज कैमल हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं। और काइंड ऑफ अगर कैमल देखेंगे तो लामा अपा, अल्पाका, अल्पाका, गुआनाको और विकुना। अब आते हैं 1.2 जिसमें कि हमारा क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा। यूएन रेड, ठीक है। यूएन रेड के बारे में क्या है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूशन इमिशन डिजर्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने रिपोर्ट एक तरीके से निकाला है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेशन एक्शन टुवर्ड्स इन्हेंस्ड नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन फॉर द फॉरेस्ट के लिए लॉन्च किया गया है। ओनली 8 ऑफ द टॉप 20 कंट्री विद द हाईएस्ट ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन इसमें क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है यूएन रेड के बारे में, बस ये जान लो कि ये फ्लैगशिप है यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी प्रोग्राम फॉर द फॉरेस्ट और क्लाइमेट के लिए, ठीक है, जिनको कि पेरिस एग्रीमेंट के लिए एक तरीके से फोकस किया गया है इन्होंने, पेरिस एग्रीमेंट को एडवांस करने के लिए, ठीक है। जो से पेरिस एग्रीमेंट से जो भी चीज़ें निकली थी उन पे एक तरीके से इनको क्या करना है, काम करना, और उससे ज़्यादा भी चीज़ों पे काम करना है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर ऑफ द रेड प्लस प्लस स्पीसीज़, रेड प्लस प्लस असिस्टेंट, ठीक है। रेड प्लस प्लस जो असिस्टेंट है उनका है। कब जेनेसिस हुआ था यूएन रेड का, तो 2008 में हुआ था। एक तरीके से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी और यूएनईपी तीन ने बनाया था, एफएओ, यूनेप और यूएनडीपी ने, ठीक है।
टोटल 65 कंट्री है जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है। रेड प्लस के बारे में बात करते हैं तो वारसा फ्रेमवर्क ऑफ द रेड प्लस 19 सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी UNFCCC 2013 में ये आया था, मतलब कि UN रेड के 5 साल बाद। ये भी वही है, कार्बन स्टॉक, रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, इनहेंस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, जैसे पहले रेड प्लस प्लस क्या था, एक तरीके से पहले जो UN रेड था डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के साथ इन्होंने कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, और इन्हेंस इन्होंने किया है, क्या इन्हेंस किया है, एक तरीके से इन्होंने इन्हेंस किया है फॉरेस्ट और कार्बन स्टॉक को इन्हेंस किया है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन द फॉरेस्ट, IAF के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली 19 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन द फॉरेस्ट हुआ था। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल, तो टोटल कितने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल हैं, तो टोटल 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है। अगर स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन के स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट 2017 से 2030 तक बनाया गया है, जिसमें कि क्या करना है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनके कवर को, उनका जो लॉस हुआ है उसको कवर करना है। ठीक है, इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट को और उसके लाइवलीहुड को, प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, रिसोर्स को मोबिलाइज करना है, इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट एंड वर्क सेक्टर। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो गोल आते हैं। अगर देखो गोल पॉजिटिव है तो मान लो भाई ये सही गोल है। ठीक है, ये सब पूरा गोल याद नहीं होगा, बट वहाँ पे ऑप्शन ऐसे होते हैं, आपको देखना पड़ेगा और मार्क करना पड़ेगा। क्या क्या की टेक अवे है, तो UNFF19 मीटिंग के बारे में है कि वर्ल्ड इज़ ऑफ ट्रैक टू अचीव द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल बाय 2030। तो ये इसमें निकला हुआ है एक तरीके से, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन द फॉरेस्ट। ठीक है, इन्होंने ये सब चीज़ें कंक्लूड की हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है। UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर UNFF 2017 से 2023, क्या क्या प्लान है इसमें, तो फॉरेस्ट एज अ स्पेशल सेशन ऑफ द UN फोरम ऑफ द फॉरेस्ट हेल्ड इन 2017, जिन्होंने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ग्लोबल फॉरेस्ट को लेकर। 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल है जिसमें कि 26 एसोसिएटेड है 2030 तक, जो वॉलंटरी और यूनिवर्सल जो कि है। विज़न बनाते हैं 2030 तक, कौन सा रिपोर्ट ये रिलीज़ करते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल। ठीक है, UN का एक तरीके से फ्लैगशिप रिपोर्ट है फॉरेस्ट पे। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन द फॉरेस्ट IAF के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्टेबलाइज हुआ था 2000 में, और जो सक्सेसर किसका बना है, इंटरनेशनल पैनल ऑन द फॉरेस्ट 1995 से 1997, और इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट 1997 से 2000 तक। इनका ऑब्जेक्टिव यही है, प्रमोट करना है, मैनेज करना है, प्रमोट करना है किसको, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हर एक प्रकार के फॉरेस्ट को। 5 कंपोनेंट आते हैं इसमें। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इकोसॉक के अंतर्गत एक तरीके से फंक्शनल कमीशन है उसका। ये क्या फैसिलिटेट करता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। कोलैबोरेटिव पार्टनर ऑन द फॉरेस्ट CPF, ये एक वॉलंटरी इंटर एजेंसी पार्टनरशिप है जिसको कि 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। टोटल 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IUCN साइट्स और FAO है। ग्लोबल फॉरेस्ट एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। UN ट्रस्ट फंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, UNFF सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करते हैं। एक रिलेटेड न्यूज़ इससे है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस के बारे में। तो ये क्या बेसिकली बताता है कि ये कई रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ किया है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस अ क्रिटिकल रिव्यू, ट्रेंड, ड्रॉबैक और अप्रोचेस के बारे में। ये फर्स्ट ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट है ऑन IFG, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नमेंट सिंस 2010, जो कि समराइज़ कर रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑन फॉरेस्ट आफ्टर 2010 में। तो UN फोरम ऑन द फॉरेस्ट 19th के सेशन में एक तरीके से इसको रिलीज़ किया गया है। ये बेसिकली क्या कंप्राइज करता है, पॉलिसी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में एक तरीके से बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑन द फॉरेस्ट पे। मैंग्रोव कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली IUCN रेड लिस्ट ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम ने इंडिकेट किया है कि 50% ऑफ द इकोसिस्टम को एग्जामिन किया है, जिनको कि एक तरीके से वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बताया गया है। IUCN रेड लिस्ट ऑन द मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो 36 रीजन में, जिसमें कि 44 कंट्रीज़ एक तरीके से हैं यहाँ पे। इट इज़ वन ऑफ द हेडलाइन इंडिकेटर ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पे बात हुई है, जिसमें कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है।
IUCN रेड लिस्ट ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम ने एसेस किया है 36 रीजन मैंग्रोव का 44 कंट्री में। ठीक है, ये एक हेडलाइन इंडिकेटर है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क CBD के अंतर्गत, जो एक तरीके से CBD के अंतर्गत कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो बना था, तो उसमें मैंग्रोव भी एक तरीके से इसका इंडिकेटर था। मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ द साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को एक तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। उसमें इंडियन मैंग्रोव के बारे में बात करते हैं तो अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल को लीस्ट कंसर्न, साउथ इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वेस्ट इंडिया में वल्नरेबल। मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के बारे में बात करते हैं तो 15% ऑफ द वर्ल्ड जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, जैसे लोकेटेड इन द प्राइमरी ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट कोस्ट में, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द वर्ल्ड कोस्ट लाइन में क्या है, मैंग्रोव है। और अगर हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, जो भी सर्विसेज मैंग्रोव क्या प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं ये 11 बिलियन टन, 3 टाइम द अमाउंट स्टोर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेम साइज। ठीक है, तो उससे 3 टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं ये मैंग्रोव। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इंडिया में मैंग्रोव के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट वर्ल्ड मैंग्रोव में 2024 तक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के अंतर्गत। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया निकाला, जिसमें कि मैंग्रोव कवर है इन इंडियाज हैज़ बीन 17 स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट में। मेजर लोकेशन ऑफ द इंडिया के बारे में बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार, सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, इन सब के बारे में बात की गई है। अगर हम लोग मिस्टी के बारे में बात करते हैं, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम के बारे में बात करते हैं। अंडर मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक तरीके से मिस्टी को लॉन्च किया गया है मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। साइमे इनिशिएटिव है, ये बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में, एक्वाकल्चर फार्मिंग हमें मैंग्रोव में बनाना है, उसके लिए मैंग्रोव मैजिकल मैंग्रोव कंपेन, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ठीक है, WWF इंडिया ने एक तरीके से क्या किया है, इन्होंने इंजॉइंट सिटीजन ऑफ द 9 कोस्टल स्टेट मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम कंजर्वेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द मैंग्रोव एंड कोरल रीफ के बारे में एक तरीके से बात की हुई है इन्होंने। तो ये सब जो डेटा है उससे रिलेटेड है। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, मैंग्रोव ब्रेक थ्रू है, जिसको कि 2027 में एक तरीके से लॉन्च किया गया था शर्म शेख इजिप्ट में, ठीक है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के अंडर। टारगेट ऑफ द सिक्योरिंग 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द मैंग्रोव ग्लोबली बाय द 2030, अंडरपिन $4 बिलियन फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, उसमें आएगा। अगर अदर रिलेटेड न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एक तरीके से बनी थी, जिसमें कि 100 ट्री जो है कि FAC ने एग्जेम्प्ट किया है। क्या एग्जेम्प्ट किया है, सर्वे इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग अप टू 100 ट्री फॉर हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने वहाँ पे सर्वे नहीं करना है जहाँ पे कोई भी हाइड्रो या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग रहा है किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, और जहाँ से 100 से कम एक तरीके से पेड़ काटते हैं तो उसका सर्वे की ज़रूरत नहीं है। जब सर्वे की ज़रूरत नहीं है तो ये एक तरीके से बहुत सारे लोग बच जाएंगे यहाँ पे। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या है, स्टेटूटरी बॉडी है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। ये अप्रूव करती है डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड अंडर द नॉन फॉरेस्ट पर्पस के अंतर्गत। क्या ये असेस करती है, लैंड रिक्वेस्ट वायबिलिटी, ठीक है, पोटेंशियल डैमेज टू द लोकल इकोलॉजिकल और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। रोल ऑफ FACAC रिकमेंडेटरी इन नेचर है सो फार एज द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर पर्पस ऑफ द नॉन फॉरेस्ट्री यूज इज कंसर्न। अगर हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव के बारे में हम लोग बात करते हैं तो CBD मार्क 10th एनिवर्सरी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव के बारे में ये मार्क करते हैं।
फेरी लॉन्च एज द पार्टनरशिप बिटवीन द कोरियन फॉरेस्ट सर्विस and the CBD Secretariat, implemented by the CBD Secretariat, designed to assist developing countries in operationalizing national target and plans in line with IKI biodiversity target। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, जो सेक्रेटेरिएट है CBD का, अपनी 10वीं यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हुई है। तो फेरी बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। तो कोरिया फॉरेस्ट सर्विस और CBD के सेक्रेटेरिएट के बीच में ये लॉन्च की गई है। ठीक है, अगर EU नेचर रिस्टोरेशन प्लान के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन ने NRP एक तरीके से अप्रूव किया है। तो NRP बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से कॉन्टिनेंट वाइड कम्प्रिहेंसिव लॉ यूरोपियन ग्रीन डील के बारे में ये एम करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, EU से रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, ठीक है, इसको भी काटा मार दो भाई, यूरोपियन यूनियन क्यों पढ़ेंगे हम। वेटलैंड, कोस्टल एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो हाई सी ट्रीटी बेसिकली हुई है, यूनियन कैबिनेट ने साइन किया है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, जिसको कि हाई सी ट्रीटी बोलते हैं। UN क्लॉज के अंतर्गत हाई सी वो एरिया होते हैं जो कि इंक्लूड नहीं किए जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इन द टेरिटोरियल एरिया और इन द इंटर वाटर ऑफ द स्टेट। ठीक है, या भी किसी भी आर्किपेलेगिक वाटर ऑफ द आर्किपेलेजिक स्टेट, उसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। जैसे टेरिटोरियल एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये शोर लाइन से एक तरीके से कितना 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं बेस लाइन से। कंटिगुअस जोन में हम लोग 24 जाते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम लोग कितना जाते हैं, 200 नॉटिकल माइल तक जाते हैं। इसके बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हाई सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, यहाँ पे ये है कि किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी जुरिडिक्शन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, जब जुरिडिक्शन नहीं है तो फिर यहाँ पे ये BBNJ एग्रीमेंट यहीं पे आता है। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में बात करें तो हाई सी बेसिकली क्या करता है, 64% ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स बिलोंग टू नो वन एंड एवरी वन इंजॉय इक्वल राइट्स देयर। ठीक है, किसी को बिलोंग नहीं करता और हर एक के पास क्या है, इक्वल राइट्स यहाँ पे है। एग्रीमेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के बारे में बात हो रही है। इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक तरीके से आती। इट विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट अंडर द UN क्लॉज इफ़ एंड व्हेन इट इंटर इनटू फोर्स अलॉन्ग साइड। 1994 में पार्ट 9 ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है। 1995 में UN फिश स्टॉक एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है। एडॉप्शन 2023 इज़ ओपन फॉर द सिग्निफिकेंट फॉर द 2 ईयर्स में इसको अडॉप्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका वही है कि क्या करना है, कंजर्वेशन करना है इनको एक तरीके से, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, ये याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, आप याद रखो इसको। ठीक है, ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कोई और मिनिस्ट्री दे देगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दे देगा तो वाटर से रिलेटेड, ये भी वाटर से रिलेटेड, तो वहाँ ये नहीं लगाना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। BBNJ एग्रीमेंट के बारे में है क्या की प्रोविज़न है अप्लीकेबल की, ये क्या है, बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन अप्लीकेबल है, जिसमें कि हाई सी आते हैं। यहाँ पे कोई भी वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट या नॉवेल एक्सिलरी जो भी है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं तो ये डील करता है मरीन जेनेटिक रिसोर्स के बारे में, ये डील करता है और ये अप्लाई होता है एनी गवर्नमेंटल वेसल नॉन कमर्शियल व्हीकल पे एक तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, इंटरनेशनल अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो ये सारा इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, जैसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म, सब्जेक्ट मैटर कमेटी, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म, साइंटिफिक टेक्निकल बॉडी और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी में डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती हैं वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। फोर सस्टेनेबल एलिमेंट ऑफ BBNJ ट्रीटी क्या क्या है, मरीन जेनेटिक रिसोर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, जिसमें कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर सच एज एरिया बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ द टूल एंड इंक्लूडिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द मरीन टेक्नोलॉजी। UN क्लास के बारे में बात करते हैं तो इसको 1982 में अडॉप्ट किया गया था, 1994 में ही आया हुआ था। एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ के बारे में, लेजिटिमेट बिहेवियर और यूजेज ऑफ द सी और ओशन के बारे में बात करते हैं। ये यूनिवर्सल
मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 170 स्टेट, जिसमें कि इंडिया भी इसका पार्टी, इसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यही इस्टेब्लिश करता है। प्रोविज़न क्या है, ये राइट्स को डिफाइन करता है, ड्यूटी ऑफ द नेशन रिगार्डिंग द ओशन, ठीक है। तो यूएन क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओशन और एड्रेस इशू करता है ऑन द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी पे ये क्या करता है, कोई भी इशू होता है तो उसको भी एड्रेस करता है, कहाँ पे, ओशियन में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी ने इस पर दो तीन बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कोरल ब्लीचिंग क्या है हमारा, कोरल ब्लीचिंग जो है न्यूज़ में है, लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, पाक बे हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो ये कोरल अटॉल है, ठीक है। ब्लीचिंग सीन एज द, कहाँ पे है, सभी स्पेसीज़ जिसमें कि जो भी स्पेसीज़ हैं उनमें इसमें ब्लीचिंग हुई है, तो एक्रोपोरा म्यूरिकाटा, पोरिटाइस सिलेंड्रिका, ठीक है, करवत्ती आइलैंड में, और पोरिटाइस लेट्यूना एंड पावोना वेरियन लक्षद्वीप में, ठीक है। तो एक तरीके से करवत्ती आइलैंड, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हुई है। मन्नार में देखते हैं तो जो लाइव कोरल कवर है गल्फ ऑफ मन्नार में 37 से 27% एक तरीके से डिक्रीज़ हुआ है, कितने सालों में, अप्रॉक्सीमेटली 16 सालों में। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। गोवा में भी एक तरीके से क्या है, लिमिटेड स्पीसीज़ है, ब्लीचिंग स्टार्टेड हुआ है लेकिन अभी तक केवल एक ही स्पीसीज़ पे ये लिमिटेड है, जिसमें कि गोनियोपोरा है। तो ये स्पीसीज़ भी आपको दे देगा, पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो आपको ये सब स्पीसीज़ याद करनी होंगी, ठीक है। मतलब एक बार देख के चलो कि ये स्पीसीज़ जो आ रहा है म्यूरिगाटा, पोरिटेसिस ल्यूटिना, गोनीपोरा, किससे रिलेटेड है, तो ये सब कोरल स्पीसीज़ है जो कि कोरल से एक तरीके से बनाती हैं। कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोरल्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ द एनिमल निडेरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जैसे बेसिकली हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल में इनको बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है। कोरल रीफ बेसिकली कैसे बनता है, बाय पॉलिप ऑफ द हार्ड कोरल के पॉलिप से बनता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी जूजेंथले से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो कि कैरेक्टरिस्टिक कलर भी इनको देता है। क्या क्या इनके कंडीशन है, तो 23 से 29 डिग्री तक वार्म होना चाहिए, सॉल्टी, जिसमें कि जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है 32 to 42% ऑफ द पीपीटी होना चाहिए, क्लियर शैलो मराइन वाटर होना चाहिए, स्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए और एबंडेंट सनलाइट वहाँ पे पड़नी चाहिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या है पता है, कोरल ब्लीचिंग क्या है ये भी आपको एक तरीके से पता है, ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है, लीगल एक्शन एक तरीके से लिया जाएगा, CRZ नोटिफिकेशन 1991 में, ठीक है। कोरल स्पीसीज़ को शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है, ठीक है। कोरल रिकवरी प्रोजेक्ट मिथापुर, गल्फ ऑफ द कच्छ एंड गुजरात मरीन नेशनल पार्क में एक तरीके से 2008 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ द इंडिया ने लॉन्च किया था गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर किया है कोरल रीफ इन द गल्फ ऑफ द कच्छ में। रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लीचिंग ऑफ द कोरल स्पीसीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैगहॉर्न को कोरल अबाउट 10,000 ईयर एगो उसको रिस्टोर किया गया था, ठीक है। किससे, बायोरॉक टेक्नोलॉजी से। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, वर्ल्ड कोरल स्पीसीज़, ये 1994 में इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को फाउंड किया गया था। कोरल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्वेरियम और अक्रॉस यूरोप में कोरल रिसर्च। आर्टिफिशियल रीफ के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल रीफ क्या होती है, 300 आर्टिफिशियल रीफ वर डिप्लॉयड ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम। आर्टिफिशियल रीफ ये क्या है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है जो कि रिहेबिलिटेट कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट को, ठीक है। दे आर प्लेस्ड ऑन द सी बेड एंड फिक्स्ड साइंटिफिक डिज़ाइन एंड फंक्शन सच एज सेल्फ सस्टेनिंग प्रोडक्शन सिस्टम। दे मिमिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल रीफ के कैरेक्टरिस्टिक को ये मिमिक करते हैं। कौन सा मटेरियल यूज होता है, रॉक होता है, सिंडर ब्लॉक, वुड, ओल्ड टायर, लाइमस्टोन, स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। ये जो ओल्ड टायर वाली टेक्निक है ये थोड़ी सी अभी अमेरिका में इन्होंने की थी, अभी बहुत ही परेशान है ये क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़
ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर द रिजिन्यूएशन ऑफ द कोरल फिशरीज, ये भी है। रामसर साइट अब हमारी कौन कौन सी रामसर साइट न्यूज़ में है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिया में कितनी रामसर साइट है अभी के मतलब इस ये जो बुक दिया हुआ है जो इन्होंने बनाई है इसके हिसाब से अभी 85 है। तो देखते हैं आगे जैसे होगा, ये बढ़ भी सकता है। नागी नक्टी बिहार में एक तरीके से है, ये मैनमेड रिजर्वायर है, ठीक है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हिल्स में है। नागी लाइज कहाँ, गैंगेटिक प्लेन ऑफ द इंडिया, दक्कन प्लेटू में है। इम्पॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है। नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। शैलो लेक वेटलैंड है किंग नंजरायन पे, जिन्होंने इसको रिस्टोर और रिपेयर किया था। ये किस पे डिपेंड करता है, तो हैवी रेन वाटर फ्लो पे डिपेंड करता है, नल्लर ड्रेनेज से। काजू वैली ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ब्रैकिश शैलो लेक है ये, कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तवा रिजर्वायर एमपी में है। वेटलैंड के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से लैंड है जो कि सेचुरेटेड, जहाँ पे वाटर क्या है एक तरीके से सेचुरेटेड है। इनको 9 में से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया मिलनी चाहिए, किसका, रामसर वाला जो भी है वेटलैंड के कैटेगरी में आने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, किडनी ऑफ द अर्थ, ये पूछा था इन्होंने यूपीएससी में, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इन सब में काम करते हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो 1971 में, जिसको कि फोर्स में 1975 में आया था ये। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एंड कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड के बारे में है ये। लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑन द रामसर कंटेन अ वेटलैंड विच होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ द ह्यूमैनिटी एज अ होल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रामसर लिस्ट के बारे में आते हैं, ठीक है। वही 19 क्राइटेरिया जैसे कि हमने बात कर चुके हैं इस पर। कंट्रैक्टिंग पार्टी एक्सपेक्टेड टू मैनेज देयर रामसर साइट इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वो जाती हैं जिसको कि एक तरीके से रामसर साइट है जहाँ पे चेंज, इकोलॉजिकल कैरेक्टर का जो भी चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है एक तरीके से, ठीक है। जिसकी वजह से, किसकी वजह से हुआ है वहाँ पे चेंज, तो एक तरीके से वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। तो इंडिया में दो हैं, एक तो लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, और एक केवलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, उसके बाद यूपी में है। वेटलैंड के बारे में जो न्यूज़ में है तो पैंगोंग शो लेक जो है वो न्यूज़ में है, लद्दाख में है ये, ठीक है। ये कलर चेंज करता है डिफरेंट टाइम पे। कन्वर लेक हमारा कहाँ पे है, तो ये एक तरीके से हमारा गुजरात बिहार में है कन्वर लेक। ये बिहार का पहला रामसर साइट था, ठीक है। नेचुरल वेटलैंड है। वाटर कहाँ से आती है, गंडक से, बिया से और कारीहर रिवर से आती है। सुंदरबन मैंग्रोव भी एक तरीके से न्यूज़ में था, ठीक है। सुंदरी बंगाली और मेघना रिवर, ब्रह्मपुत्र गंगा, यहाँ से इसमें पानी आती है। पुलिकट लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक तरीके से लोकेटेड है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है इंडिया के बाद, इंडिया लेक चिल्का के बाद पुलिकट लेक। श्रीहरिकोटा आइलैंड इससे सेपरेटेड है, ठीक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा मिसाइल छोड़े जाते हैं, मतलब नासा वाले, नासा नहीं इसरो, सॉरी। और कलंगी अरानी रिवर से इसमें पानी आता है पुलिकट लेक में, कौन सा, कलंगी एंड अरानी रिवर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कलंगी अरानी, के ए से याद रखो भाई कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और कलंगी अरानी यहाँ पे क्या है, रिवर इसमें आती हैं, किसमें, पुलिकट में। फ्लेमिंगो यहाँ पे आते हैं। अदर रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब में हमें टाइम देना नहीं है। ये जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप मारेंगे। तो अदर रिलेटेड न्यूज़ क्या है, यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन स्प्रिंग इनिशिएटिव, ठीक है। नेचुरल लॉस, ये क्या है, यूएन ने बैक किया है नेटवर्क ऑफ द प्रिंसिपल एंड रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, जिसको कि लॉन्च किया है, स्प्रिंग न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। स्प्रिंग इनिशिएटिव बेसिकली यही है कि कोलिशन ऑफ द 200 इन्वेस्टर जो कि $15 ट्रिलियन एसेट में कंबाइन करेंगे और स्प्रिंग को लॉन्च करेंगे।
ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द नेचर लॉस टू सोसाइटी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट करेंगे, जिसकी की वजह से फॉरेस्ट लॉस और लैंड डिग्रेडेशन को एक तरीके से क्या किया जाए, कम किया जाए। शैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट SAM मॉडल लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ये क्या है, अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। SAM क्या है, अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें कि ड्रिलिंग शैलो वाटर बोरवेल पंप, जिसकी क्या करेंगे हम लोग, जो शैलो वाटर है उसको ड्रिल करेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व ड्रिलिंग शैलो वाटर बोरवेल टू पंप आउट वाटर, ठीक है। तो वाटर को उससे बाहर निकालना है, शैलो वाटर से तरीके से बाहर निकाल के कहीं दूर भेज देंगे, ठीक है, वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। दी अंडरनीथ लेयर आर रिचार्ज ड्यूरिंग द रेनफॉल कॉजिंग द राइज ऑफ द वाटर लेयर। इट्स पार्ट ऑफ अमृत स्कीम का ये पार्ट है। फिश मिप इनिशिएटिव, ये क्या है, ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिश बायोमास सो 10% मोर देन डिक्लाइन। तो फिश मिप बेसिकली क्या है, ये फिशरी एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें कि 100 से ज़्यादा मरीन इकोसिस्टम मॉडलर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक तरीके से फ़िश का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में ये बताते हैं। कौन कौन से टर्म हमारे यूज़ है, प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश क्या है, ठीक है, नॉक्टिल्यूका सिंटिलियन, ये काइंड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है जो कि रेड कलर में हो जाता है व्हेन लार्ज नंबर एक्सपीरियंस इन क्रैश, ठीक है, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर शेल, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर एक बार में आगे क्रैश हो गए तो रेड कलर का हो जाता है। तो इश्यू क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन क्रैश बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि रेड टाइड का एक तरीके से नाम भी इनको दिया जाता है। ये कहाँ होते हैं, स्टिक हो जाते हैं सी फ्लोर में। कि क्यों जो होता है फाइटोप्लैंक्टन का, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट या लैक ऑफ CO2 की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना तो न्यूट्रिएंट मिलेगा ना ही CO2 मिलेगा, तो रेड कलर के हो जाते हैं, जिससे कि वाटर की क्वालिटी इसमें क्या होती है, सडन हो जाती है, सडन चेंज हो जाता है वाटर की क्वालिटी में। गैप लिमिटेशन, गैप बेसिकली क्या होता है, जो ये इकोलॉजी का एक कंसेप्ट है जो क्या रेफर करता है कि फिजिकल कंस्ट्रेन ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट प्रेडिटर कैन कंज्यूम, ठीक है। तो अपना मुंह वो खोल नहीं पाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, गैप लिमिटेशन बोलते हैं, ठीक है। मेगाफोना, ये क्या है, ये डिस्क्राइब करता है एनिमल को अबव सर्टेन वेट, जनरली 50 किलो से ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाफोना बोलते हैं। मेगाफोना में भी क्लासिफाइज डाइटरी टाइप, मेगा हर्बीवोरस जो प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोरस मीट ईटर होते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। स्ट्रोमेटोलाइट्स ये बेसिकली क्या है, दे रिफर टू द रेंज ऑफ माइक्रोबायल कम्युनिटी दैट आर एसोसिएटेड विद द लेयर ऑफ रॉक्स। ये माइक्रोबायल कम्युनिटी हैं जो रॉक के लेयर से एसोसिएट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए, विच चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है उसके कंपोजिशन को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, ये चेंज करते हैं। दे आर टिपिकली रिलेटेड टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल नीश, दस फाउंड रेयरली एंड स्पार्सली, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। लिविंग सैलो मरीन स्ट्रेटोमेलाइट, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेड सी में इनको मिलता है। इन्वायरमेंटल DNA eDNA के बारे में बात हो रही है। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म का DNA है जो कि रिलीज़ किया है इन्वायरमेंट में फ्रॉम सेलुलर मटेरियल शेड बाय द ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। eDNA increasingly being used to detect and presence of the species across and assess biodiversity in किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो भी सेलुलर मटेरियल है उनके कारण जो भी DNA रिलीज़ किया जाता है स्किन से या फिर एक्सक्रीटा से, ठीक है, एक्वेटिक इनटू एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, eDNA बोल रहे हैं,
ठीक है, कन्वेंशनल मेथड की जगह ये रिलायबल है, एक्यूरेट है और कैन बी डन एट द लो कॉस्ट है। ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। स्पेशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशिएशन क्या है, एक लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट है जहाँ जो प्रोड्यूस करता है दो या दो से ज़्यादा सेपरेट स्पीसीज प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस जनरेट बायोडाइवर्सिटी। जैसे एलोट्रॉपिक स्पेशिएशन क्या होता है कि न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं फ्रॉम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन से। पेरीपेट्रिक क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेट होते हैं लार्ज पॉपुलेशन से, अगर आइसोलेट हो गए तो पेरीपेट्रिक। पैरापेट्रिक क्या होता है, न्यू स्पीशीज बनता है, कब बनता है, जब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होता है तो उसमें। सिम्पैट्रिक बेसिकली क्या होते हैं, न्यू स्पीशीज फॉर्म होते हैं विद इन द रेंज ऑफ एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में। इट कैन हैपन व्हेन पॉपुलेशन लिव इन द सेम एरिया विदाउट जियोग्राफिकल बैरियर। एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर को एग्जिस्टेड सो लॉन्ग सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू सिम्पेटेरिक स्पेशिएशन में। बायोल्यूमिनेंस के बारे में पता करते हैं। बायोल्यूमिनेंस होता क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ठीक है, लाइट अगर इमिट करते हैं तो कौन कौन इमिट करता है, तो स्पॉन्ज हो गया, जेलीफिश हो गया, हेच कैट फिश हो गया, वॉर्म हो गया, सी वॉलनट हो गया, फायरफ्लाइज, फंजाई, बैक्टीरिया, डीप सी श्रिम्प। इनको एक बार पढ़ लो, ये पूछ सकता है यूपीएससी। फैक्ट्री फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग क्या रिफ़र करता है, रेजिंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन हाईली डेंसिटी फैसिलिटी। ठीक है, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री एक तरीके से कहाँ, वो बहुत ही हाईली डेंसिटी, तो इसी को फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। एक तरीके से बहुत ही ख़राब ये चीज़ होती है। वुड इनक्रोचमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। वुड इनक्रोचमेंट बेसिकली क्या है, इट इज़ द इंक्रीज ऑफ द ट्री एंड श्रब कवर एंड इट वाइड स्प्रेड अक्रॉस द मोस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके से ट्री और श्रब बहुत ज़्यादा फैल गया तो वुडी इनक्रोचमेंट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, ओपन हैबिटेट को ग्रेटर ट्री कवर और श्रब डेंसिटी में भर देते हैं। ठीक है, बस हो गया ये। ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर के बारे में बात हो रही है। ग्रीन वाटर बेसिकली क्या है, मॉइस्चर, रेफर टू मॉइस्चर या मॉइस्चर इन द सॉइल या वेजिटेशन, उसको हम लोग ग्रीन वाटर बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल होते हैं। ग्रीन वाटर जो कि रूट से प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन वाटर। क्यों, क्योंकि ये प्लांट से आ रहा है। प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ब्लू वाटर बेसिकली क्या होते हैं, ये सरफेस या ग्राउंड वाटर जो कि लेक में मिलता है, रिवर में मिलता है, रिजर्वायर में मिलता है, वो तो ब्लू होते हैं। ब्लू वाटर रिचार्ज बाय द प्रेसिपिटेशन से इनका रिचार्ज होता है। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारे न्यूज़ में, ये एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो साइट्स है, साइट बेसिकली क्या है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ठीक है, इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल। क्या करने के लिए, ये इंश्योर करता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और प्लांट का हो रहा है वो उसके सर्वाइवल को एक तरीके से क्या कर रहा है, थ्रेटन नहीं कर रहा है। 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया था और 1975 में एक तरीके से ये आया। ठीक है, टोटल 184 मेंबर है जिसमें कि इंडिया भी इसका पार्ट है। अगर साइड अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं तो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 में है। अपेंडिक्स 1 में वही 13 स्पीसीज़ है जिसको एक्सटिंक्शन से स्पीसीज़ है और इसमें इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड क्या है, प्रोहिबिटेड है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज़ होते हैं जो करेंटली थ्रेटन में हैं बट मे बिकम सो, जो कि अभी थ्रेटन नहीं है लेकिन बाद में वो थ्रेटन हो सकते हैं अगर उन पे कंट्रोल्ड ट्रेड नहीं किया गया। ठीक है, जिसमें अगर ट्रेड करना है तो रिक्वायर करता है कोई भी एक्सपोर्ट परमिट या री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट को चाहिए। ठीक है, कोई भी इंपोर्ट परमिटेड नहीं है इसके लिए। नो इंपोर्ट परमिट इज जनरली नीडेड। इंपोर्ट करने के लिए कोई भी परमिट नहीं है बट एक्सपोर्ट के लिए है। अपेंडिक्स 3 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्पीसीज लिस्टेड एट अ पार्टी रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई भी पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि ये स्पीसीज़ क्या है, इसका भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए। ट्रेड रिक्वायर अप्रोप्रिएट परमिट एंड सर्टिफिकेट। क्या इंडिसेस कौन है, द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के बारे में बात करते हैं तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये पहला ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस कर रहा है नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ पे। कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं? तो मेंबर इसके गवर्नमेंट भी है, NGO भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट पे को ये सब हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें पता ही है क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी को एक तरीके से क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है। की इनिशिएटिव IUCN ग्रीन लिस्ट है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। कौन कौन सा रिपोर्ट ये निकालते हैं? तो एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट निकालते हैं एंड डायरेक्टली थ्रेंड करते हैं 34% ऑफ द स्पीसीज, अबाउट 17% ऑफ द IUCN रेड लिस्ट अबव एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट एज हैबिटेट, प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट और नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर द क्लाइमेट चेंज, ये सब भी चीज़ें ये निकालते हैं। लास्ट हमारा आता है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें क्या है? इसमें ये है एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है, नियरली 100 कंट्री में हमारा वर्क कर रहा है। ये डेवलप और डिलीवर करता है इनोवेटिव सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी वाइल्ड लाइफ प्लेस इन विच दे लिव। इसका जेनेसिस 1961 में हुआ था। ठीक है, IUCN हेडक्वार्टर में, कहाँ पे? मोरगे स्विट्ज़रलैंड में। इसका कहाँ है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1985 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969 में। इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था अर्थ आवर मूवमेंट को। ठीक है, जिस अर्थ आवर मूवमेंट कब जेनेसिस हुई थी? 2007 में, कि लाइट ऑफ करना है। ठीक है, हर एक साल मार्च बिटवीन द कंट्री लोकल टाइम। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट एक तरीके से इनका एक रिपोर्ट आता है। की फाइंडिंग क्या है? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई 73% ओवर द पास्ट 15 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब चैप्टर 2 क्लाइमेट चेंज आ जाएगा जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं बंद। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, बाय।